सच जरूरी है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामे के बीच 1,34,845 करोड़ का अंतरिम बजट पेश हुआ। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित की गई। 17 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। यूपी कैबिनेट में पास हुआ सीएम अखिलेश का चुनावी पिटारा। 32 प्रस्तावों पर सरकार की मोहर लगी। गोरखपुर को एम्स समेत लखनऊ विकास प्राधिकरण में 197 गांव शामिल करने का प्रस्ताव पास हुआ। नोटबंदी पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला। पीएम मोदी पर लगाया 9 बार उद्योगपतियों से पैसे लेने का आरोप। केंद्र सरकार को बताया अमीरों की सरकार। कहा गरीबों का खून चूसकर अमीरों को सींच रहे हैं नरेंद्र मोदी। रिजर्व बैंक ने वापस लिया अपना फैसला। अब जितनी बार चाहे बिना पूछताछ के बैंक में जमा करा सकते हैं 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट। और इलेक्शन कमीशन ने 200 सियासी दलों को आयोग की सूची से बाहर किया। कहा यह सिर्फ कागज पर थे मौजूद। अब इनकम टैक्स विभाग लेगा एक्शन। पॉलिटिकल पार्टियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के शक में की गई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त यूपी 7 बजे का है। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है, जहां प्राइम न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल हाल ही में एक विवाहिता के साथ कुछ दबंगों ने छेड़छाड़ की थी, जहां विरोध करने पर महिला के साथ दबंगों ने मारपीट की थी और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। ये तस्वीरें हमने आपको उस दिन भी दिखाई थी जब ये खबर आई थी। वहां मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही थी और वहां के लोग भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे थे। कुछ दबंग इस महिला को पीटते रहे थे। इस घटना के बाद यह पीड़ित महिला अनशन पर बैठ गई थी, जिसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में एसओ को सस्पेंड किया है। बड़ी खबर आ रही है। मैनपुरी के किसनी इलाके का यह पूरा मामला है। इस महिला की ससुराल मैनपुरी के इलाके में है। ये अपने पति के साथ एक दुकान पर किसी जगह का पता पूछने गई। इसकी बेटी भी इसके साथ थी, लेकिन वहां कुछ दबंग पहले से मौजूद थे, जिन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ की। कथित तौर पर जो मामला सामने आया, उसके बाद वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन दबंगों ने इस महिला की पिटाई की। ये तस्वीरें आप देखिए, उस दिन की तस्वीरें हैं। 19 तारीख को यह घटना हुई थी। उसके बाद प्राइम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। जिला प्रशासन से जवाब मांगा। यह महिला अनशन पर बैठी और आज जाकर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है और एसओ को सस्पेंड किया गया है। आफाक अली हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आफाक, देर से ही सही, लेकिन प्रशासन जागा और खबर का असर हुआ। जी राजीव, बिल्कुल। मैनपुरी में जिस तरीके की घटना हुई है, नेशनल सर्विस, राष्ट्रीय सर्विस की काफी निंदा हुई है। और खासतौर से इस खबर का असर जब हुआ, जब प्राइम न्यूज ने इसको काफी प्रमुखता से दिखाया। और आज मैनपुरी में कप्तान साहब, जो मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक हैं सुनील कुमार सक्सेना, उन्होंने एसओ को सस्पेंड कर दिया है। और पूरे मामले में एक टीम गठित की गई है, जिसकी विवेचना मैनपुरी के अपर पुलिस अधीक्षक करेंगे। और इस पूरी टीम में स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, 2 एसओ, 1 इंस्पेक्टर और अलावा इसके कई अधिकारी उसमें टीम में गठित किए गए हैं। तो पूरे मामले की जांच करेंगे, विवेचना करेंगे और जो भी तथ्य या फिर जो भी सामने उसमें आएगा, उसमें बताया पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई के बाद, पुलिस के इस एक्शन में आने के बाद और इस एसओ को सस्पेंड करने के बाद, आफाक, क्या इस महिला से आपकी बातचीत हो पाई है? अब ये क्या कह रही है? क्या इसने अपना अनशन या फिर धरना प्रदर्शन जो था वो खत्म कर दिया है या फिर अभी भी अपनी मांग पर अड़ी हुई है? जी, अभी महिला जिस बात पर अड़ी थी वो अभी उसी पर अड़े है, क्योंकि एसओ को सस्पेंड किया गया, ना कि कोई मुलजिम अभी गिरफ्तार किया गया। हाँ, एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जो उसका मुख्य अभियुक्त है वो अभी गिरफ्तार नहीं हो, जिसको लेके महिला अन्य जल अफवाह की खबर सामने आ रही थी, और वो ये कि जो मुख्य अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसको पुलिस ने पहले पकड़ लिया लेकिन बाद में छोड़ दिया। ये स्थिति क्या है?
क्या पुलिस ने जानबूझकर उस मुख्य आरोपी को छोड़ा है? जी, उसको छोड़ा तो नहीं गया है, लेकिन ये है था उसमें धाराएं इस तरीके की लगाई गई थी कि कोर्ट से, एसडीएम कोर्ट से 151 या 116 की जो धाराएं होती हैं उससे जिस दिन आपकी एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, और तुरंत ही उससे एसडीएम कोर्ट से बेल मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं मामला इतना संगीन था, और लेकिन छोटी धाराओं में इसको दर्ज करना तो पुलिस की भूमिका पर सवाल तो उठने ही थे। अलावा इसके महिला अभी भी अनशन पर बैठी हुई है। उसका कहना है कि अगर उस अभियुक्त को नहीं पकड़ा गया तो जिस जगह पर उसके साथ ये बदतमीजी की गई है वो वहां पर अपने पति व बच्चों के साथ आत्मदाह कर लेगी। शुक्रिया आफाक इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस एक्शन में आई है, एसओ पर कार्रवाई की गई है काम में ढिलाई बरतने के आरोप को लेकर, लेकिन जो पीड़ित महिला है उसका धरना, उसका अनशन अभी भी चालू है। दरअसल उस महिला की मांग यह है कि जिस मुख्य आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था उसकी गिरफ्तारी हो। और सुनील सक्सेना साहब, एसएसपी मैनपुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सक्सेना साहब, बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। ये जो कार्रवाई आपने की है हम निश्चित तौर पर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी खबर ये आ रही है कि ये महिला संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से। क्या कुछ फैक्ट और आपके पास हैं? हाँ, इसके अंदर जो हमारा नामजद मुलजिम था, ही हैज ऑलरेडी बीन अरेस्टेड विद इन आवर्स ऑफ द इंसिडेंट। और जो हमारे बाकी मुलजिम हैं उनके लिए भी अभी हमने एडिशनल एसपी के अंडर में एक टीम ऑलरेडी गठित कर दी है, विच इज कैंपिंग वेयर। और जो डिले थोड़ा सा हुआ है उसके लिए भी हमने एक्शन लिया है, और इंस्पेक्टर्स जो है ही सेंट टू द लाइंस, और न्यू इंस्पेक्टर इज टेकन ओवर, और जल्दी से जल्दी हम लोग शेष मुलजिम के खिलाफ भी कार्रवाई कर लेंगे। और इसमें पुलिस ने नेम्ड एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए और सारी फॉर्मेलिटीज करने के लिए बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। सक्सेना साहब, लेकिन ये पीड़ित महिला कन्विंस हो पुलिस के एक्शन से और पुलिस पर भरोसा जताए, अपना धरना अनशन खत्म करे, इसके लिए क्या कोई काउंसलिंग आप लोग कर रहे हैं? हम लोग इसके अंदर बहुत कड़ा से कड़ा एक्शन ऑलरेडी ले रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेके मेन नामजद एक्यूज जो था उसको ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया था, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई लैक्सिटी नहीं की गई थी। जो नामजद था उसको ऑलरेडी कर लिया गया था, और इस बाकी के खिलाफ भी हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। जी सक्सेना साहब, प्राइमा फेसी जो जांच है उसमें क्या फैक्ट निकलकर सामने आए हैं? क्योंकि एक किस्म का कंफ्यूजन था। खबर यह आ रही थी कि पहले ये महिला किसी दुकान पर गई, वहां इसके साथ छेड़छाड़ हुई, और छेड़छाड़ के बाद ये मारपीट की नौबत बनी। शुरुआती जांच में क्या निकला है? सुनील सक्सेना एसपी मैनपुरी हमसे बातचीत कर रहे थे, उनका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। वो हमें ये जानकारी दे रहे थे कि पुलिस ने पहले ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, और अब जो नामजद मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। प्राइम न्यूज की खबर का ये असर हुआ है, लेकिन जहां तक इस महिला का प्रश्न है, ये महिला अभी भी अपनी बात पर डटी हुई है और इसका धरना प्रदर्शन अभी भी चालू है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे के बीच शुरू हुआ, जिसके बाद सदन को 12:20 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 1683 करोड़ रुपए का अनुपूरक और 1,34,845 करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने सदन न चलने देने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। सदन में 17 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। सदन में उन कामों की चर्चा न होने पाए जो पौने 5 साल में हुए हैं, इसलिए कुछ लोग हंगामा करके चाहते हैं कि हाउस न चलने पाए। हम लोग ये चाहते हैं कि हाउस चले, जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं वहां पर सामने आए, विकास जो हो रहा है वो लोगों को मालूम हो, अनुपूरक बजट पेश हो, ताकि चुनाव के दौरान भी विकास के काम बाधित न होने पाए। ये हम लोगों का प्रयास है, और इसलिए विधानसभा अध्यक्ष से कहा गया था कि अगर हाउस ठीक चलेगा तो इस हाउस को बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई चले और हंगामा करके विधानसभा की कार्रवाई को बाधा करने का काम
और यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले अखिलेश कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में आयोजित बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट में क्या क्या फैसले हुए आपको दिखाते हैं। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले सीएम अखिलेश यादव ताबड़तोड़ शिलान्यास और उद्घाटन करते नजर आए। इसी कड़ी में कैबिनेट फैसलों के जरिए समाजवादी सरकार आम जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश में दिखी। आइए अब आपको हम बताते हैं कि अखिलेश कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से ऐसे अहम फैसले हुए जिन पर आज कैबिनेट की मोहर लगी। ललितपुर की जरार बांध को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव पास हुआ। चकनौदाबाद ललितपुर के अवशेष कार्यों की रिवाइज परियोजना को हरी झंडी दिखी। नगर पालिका राज जिला हमीरपुर की सीमा विस्तार को हरी झंडी मिली। वृंदावन और ब्रिज क्षेत्र में सदनों की निराश्रित महिलाओं और विधवाओं के लिए सुविधाओं में आवश्यक सुधार का प्रस्ताव पास हुआ। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की रिवाइज परियोजना को हरी झंडी मिली। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। राजकीय उद्घाटन जवाहर बाग मथुरा का जीर्णोद्वार को हरी झंडी लखनऊ के लोहिया पार्क के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। भदोही कारपेट मार्ट के प्रबंधन और संचालन की व्यवस्था को हरी झंडी मिली। दरअसल इससे पहले राज्य कैबिनेट की बैठक में 82 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी, जिसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी शामिल थी। सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले की गई ये घोषणाएं अखिलेश सरकार को दोबारा सत्ता दिला पाएंगी। नितिन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और इतना ही नहीं, प्रदेश में चुनाव की आहट सुनते ही सूबे की सरकार आनन फानन में शिलान्यास के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। इसका उदाहरण तब भी देखने को मिला जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 55 मिनट में करीब 600 परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया। और इसी कड़ी में उनके कैबिनेट मंत्री भला कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए गोंडा में एक अस्पताल का उद्घाटन कर दिया। और यह वो अस्पताल है जो अभी पिलर पर ही खड़ा है। खास बात इस उद्घाटन की यह रही कि अस्पताल की दीवार तक नहीं उठाई गई है, जो करीब 150 बेड वाला अस्पताल है। वहीं उद्घाटन के बाद कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह ने बीजेपी की सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। बीजेपी पर हमला करते हुए कैबिनेट मंत्री ने नोटबंदी को इंदिरा गांधी की नसबंदी से जोड़ते हुए कहा कि बीजेपी का हाल भी ठीक इंदिरा की तरह होने वाला है, क्योंकि नोटबंदी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि जब मंत्री जी से अधूरे प्रोजेक्ट के लोकार्पण की बात पूछी जाती है तो वो इस बात से बच जाते हैं। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 100 नंबर शायद फेल होता दिख रहा है। दरअसल इसका उदाहरण पीलीभीत से मिलता है, जहां सरकारी शिक्षिका अल्पना गोयल का सामान उसके मकान मालिक के द्वारा अचानक घर से फेंक दिया गया, जिसके चलते अल्पना को रात सड़क पर गुजारनी पड़ी। जब पीड़ित शिक्षिका ने 100 नंबर डायल किया तो रिस्पांस के नाम पर तैनात पुलिसकर्मी का लेक्चर यानी भाषण ही सुनने को मिला। वहीं जब पीड़ित शिक्षिका अल्पना इस मामले को लेकर एसपी दफ्तर पहुंची तो वहां भी कोई सुनवाई के लिए राजी नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। पीड़ित शिक्षिका से बात करने के दौरान उन्होंने अपने साथ मकान मालिक के मारपीट होने के आरोप भी लगाए। काबिल गौर यह है कि हाजी रियाज अहमद ने कहा कि 100 नंबर डायल को लेकर आम जनता के लिए यह नंबर लाया गया है, जो कॉल करने पर 7 से 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचती है। लेकिन पीलीभीत की घटना कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। मकान मालिक ने 20-25 लोग लेके आ गई और सामान जाल खोल के फेंकने लगी और फिर किवाड़ बंद करके मारा पीटा। मारा पीटा? किसको मारा पीटा? हमें। फिर और क्या किया? फिर जो गया सामान नीचे जाल खोल के फेंक दिया नीचे। आपका सामान आप कुछ छीन भी लिया आपसे? हाँ, मोबाइल छीन लिया। और क्या छीना है? गहने जेवर रख लिए सब। और क्या कहते हैं, पैसे भी थे? पैसे ऐसे सब थे। हाँ, गहने जेवर सब था, वो सब छीन लिया जी। फिर आप क्या करा आपने? बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए। उनकी जाने मत देना।
बांध के रख दिया। फिर बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए यहाँ पे हम। चोटें भी लगी हैं। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के महसाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी कालाधन के खिलाफ लड़ाई नहीं, देश के आम लोगों के खिलाफ लड़ाई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ईमानदार जनता, मजदूर, छोटे व्यापारी जैसे 60% लोगों का धन केवल 1% अमीर लोगों को दे दिया गया है। राहुल ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने पीएम मोदी पर कारोबारी घराने से 1-2 बार नहीं बल्कि कुल 9 बार पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावे के साथ सबूत देने की बातें एक बार फिर दोहराई। मोनेटाइजेशन का जो निर्णय था वो ना काले धन के खिलाफ था और ना भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो हिंदुस्तान के 99% ईमानदार, गरीब, मेहनती लोगों के खिलाफ निर्णय था। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन पकड़ा दिया है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि वो इस पैसे को वापस लाएंगे। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कैश की बात नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी बैंक अकाउंट में जो डॉलर्स हैं उसकी बात की थी। और यह सच्चाई है, ज्यादा से ज्यादा काला धन विदेशी बैंक अकाउंट में है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोगों को अपने बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिलवाए? ऐसा ही एक कंप्यूटर रिकॉर्ड बिरला कंपनी का, उसमें साफ लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 करोड़ हो गए, बाकी क्वेश्चन मार्क। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिग्नेचर इन कागजों पे हैं, वो हम आपको दिखा देंगे, पूरी दुनिया को दिखा देंगे। अब आप देश को बताओ, स्वयं बताओ कि ये सच है या नहीं। और एक आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस मामले पे करवाओ। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज काफी तेवरों में दिखाई दे रहे थे और उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है, बेबुनियाद बताया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के लोग अगस्ता वेस्टलैंड मामले में फंसे हैं, इसलिए राहुल गांधी हताशा में प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। हारे हुए हताश राहुल गांधी अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। एक तो हमें यह बात कहनी है, दूसरी बात हमें कहनी है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा है, उसको लेकर बहुत परेशान है। परिवार का नाम आया था इटली में भी और यहां भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अब जब बार बार परिवार तक बात पहुंची है ऑगस्टा वेस्टलैंड में, तो ध्यान बटाने के लिए राहुल गांधी ने यह बेबुनियाद स्टेटमेंट दिया। और इस सबके बीच रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यू टर्न लेते हुए अपना वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था
कि 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा कराने पर 2 बैंक अधिकारी पूछताछ करेंगे। रिजर्व बैंक ने ताजा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि अब 31 दिसंबर तक लोग कितनी भी संख्या में पुराने नोट जमा करवा सकते हैं और इस दौरान किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। हां, यह शर्त जरूर होगी कि खाते के साथ केवाईसी की औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हों। यानी आपका केवाईसी पूरा हो तो आप कितनी भी संख्या में पुराने नोट जमा करा सकते हैं। मालूम यह हो कि इससे पहले 19 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन में 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट जमा कराने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने नई शर्त लगाई थी। आरबीआई ने कहा था कि 30 दिसंबर 2016 से पहले किसी भी बैंक खाते में 5,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट सिर्फ एक ही बार जमा किए जा सकेंगे। 5,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने वालों को बैंक के 2 अधिकारियों के सामने कारण बताना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि उसने अब तक ये नोट जमा क्यों नहीं करवाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। 126 बार 43 दिन में नोटबंदी के आदेश बदले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरे देश में और मोदी सरकार की नोटबंदी एक क्रूर मजाक देश के लोगों के साथ बनकर सामने उभर रहा है। आए दिन नया तुगलकी फरमान, सरकार को कुछ मालूम नहीं और लोगों के ऊपर मुसीबत का नया पहाड़। कल बोल दिया कि 5,000 रुपया से अधिक आप जमा नहीं करवा सकते 30 दिसंबर तक, और उस पर भी बैंक के अधिकारी पुलिस स्टेशन की तरह पूछताछ करेंगे। आज कह दिया कि केवाईसी यानी नो योर कस्टमर बैंक अकाउंट्स हैं, उन पर यह शर्त लागू नहीं होगी। परंतु इसका मतलब यह है कि वो गरीब आदमी जो आज तक पैन कार्ड या आधार कार्ड से बैंक अकाउंट नहीं जोड़ पाया है, जो केवाईसी अकाउंट होल्डर नहीं है, उस पर अभी भी 5,000 रुपया की शर्त लागू होगी। मोदी जी, एक कैसा तुगलकी फरमान है कि बैंक के खातों में भी अब गरीब आदमी के लिए अलग नियम लागू होगा और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग नियम लागू होगा। इस प्रकार के बदलते तुगलकी फरमान सरकार की बदनीयती और सरकार की बदइंतजामी दोनों को दिखाता। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के गिझोड़ गांव में उस वक्त हंगामा मच गया जब सीएनजी पंप पर उबेर कैब का ड्राइवर 200 रुपए की सीएनजी भरवाने पहुंचा। कैब के ड्राइवर ने सीएनजी पंप वाले को एटीएम कार्ड से पेमेंट की बात कही। उधर पंप के कर्मचारियों ने कैश की मांग रखी। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी और मामला इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सीएनजी पंप के कर्मचारियों ने वैगनार गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट की, ये उस ड्राइवर का आरोप है। और प्रदेश के श्रावस्ती जिले में इलाहाबाद बैंक की शाखा मल्लीपुर के पीछे लोगों ने 500 और 1000 के नोट टुकड़ों में पड़े देखे। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन नोटों को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि किसी ने अपना काला धन फाड़कर यहां फेंका है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। और यूपी 7 बजे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।